जब कोई साधारण व्यक्ति असाधारण सफलता अर्जित कर लेता है, तब एक ओर तो उसके प्रशंसकों की बाढ़ सी आ जाती है, तो दूसरी तरफ उससे ईर्ष्या करने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है। गोनू झा जब मिथिला नरेश के दरबार के विदूषक नियुक्त हुए, तब आम दरबारियों को यह अनुमान भी नहीं था कि मिथिला नरेश गोनू झा से इतना प्रभावित हो जाएंगे कि वे प्रत्येक समस्या पर उनसे सलाह मशविरा करने लगेंगे। कुछ ही दिनों में गोनू झा ने अपनी मेधा के बूते महाराज के हृदय में अपना स्थान बना लिया और सारे समय में उनकी राय हर मुश्किल की दवा बनने लगी। एक तरह से गोनू झा सभी दरबारियों पर भारी पड़ने लगे, जिससे दरबारी उनसे जलने लगे और हमेशा ऐसे अवसर की तलाश में रहने लगे कि कोई मौका मिले तो वे गोनू झा को महाराज की नज़रों से गिरा दें। एक बार की बात है, मिथिला नरेश बीमार पड़े। उनकी चिकित्सा होती रही, लेकिन बीमारी ठीक होने में वक्त लगा। महाराज बहुत कमजोर और दुबले हो गए। अधिक देर तक बैठने से वे थक जाते। दरबार में वे आते तो थोड़ी देर बैठते, महामंत्री को कुछ निर्देश देते, फिर आराम करने महल में चले जाते। एक दिन गोनू से बैर रखने वाले दरबारियों ने आपस में मंत्रणा की कि महाराज अभी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। उनकी स्मरण शक्ति लंबी बीमारी से क्षीण हो गई है, सामयिक बुद्धि भी मलिन पड़ गई है। महाराज अपनी बीमारी के कारण थोड़ा वहमी भी हो गए हैं। ऐसे में यदि महाराज को कोई ऐसा सुझाव दिया जाए जिसे पूरा करना टेढ़ी खीर हो, आसान तो कतई नहीं हो, और किसी तरह वह मुश्किल सा काम गोनू झा के मत्थे मरवा दिया जाए, तो समझो कि गोनू झा की मिट्टी प्लीद होनी ही है। इस तरह गोनू झा के विरुद्ध षड्यंत्र का बीजारोपण हो गया। धूर्त दरबारियों ने आपस में विचार किया कि महाराज से कहा जाए कि यदि वे प्रतिदिन शेर का एक गिलास दूध पिएं तो शीघ्र हट्टे कट्टे हो जाएंगे। जब एक दरबारी महाराज को ये सुझाव दे, तो दूसरे दरबारी उसकी हाँ में हाँ मिलाएं। और जब महाराज इस सुझाव से प्रभावित हो जाएं, तो उनसे कहा जाए कि शेर के दूध का इंतजाम इस दरबार में केवल गोनू झा ही कर सकते हैं, क्योंकि पूरे दरबार में उन जैसी सूझबूझ वाला व्यक्ति कोई नहीं है। दूसरे ही दिन जब महाराज दरबार में आए, तब मंत्रणा के अनुरूप दरबारियों ने अपनी तिकड़मी योजना को अमल में लाना शुरू कर दिया। महाराज अपने आसन पर बैठे ही थे कि एक दरबारी ने अपने आसन से उठकर कहा, महाराज, आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, दवा दारू ठीक से कराएं। क्षमा करें महाराज, मैं छोटी मोह बड़ी बात कर रहा हूँ, मगर क्या करूँ, आपकी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। आप दिनों दिन कमजोर होते जा रहे हैं। उसका बोलना बंद हुआ तो दूसरे दरबारी ने कहा, माफ करें महाराज, हमारे बंधु ने ठीक ही कहा है। मैं रोज सोचता था कि आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए कहूँ, मगर साहस नहीं कर पाता था। इधर मैं आपको जब भी देखता हूँ तो तरह तरह की आशंकाएं मन में आने लगती हैं। परमपिता परमात्मा आपको हर व्याधि से मुक्ति दिलाएं। मगर महाराज, क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि इधर आपका चेहरा लगातार पीला पड़ता जा रहा है? इसके बाद तीसरा दरबारी खड़ा हुआ और बोलने लगा, महाराज, आप प्रजा पालक हैं, हमारे पालनहार हैं, मिथिला की आत्मा हैं। यदि आपको कुछ हो गया तो पूरी मिथिला अनाथ हो जाएगी। फिर उसने दरबारियों से ऊंची आवाज में कहा, भाइयों, यदि आप में से कोई अच्छी सेहत पाने का कोई नुस्खा जानता हो तो वो महाराज को अवश्य बताएं। संयोग की बात थी कि उस दिन गोनू झा तब तक दरबार में नहीं पहुंचे थे, जिसके कारण दरबारियों को अपना जाल फैलाना आसान हो गया था। तीसरे दरबारी का आह्वान सुनने के बाद थोड़ी देर तक दरबार में सन्नाटा सा छाया रहा। सबको चुप देखकर महाराज ने स्वयं कहा, बताइए, आप लोगों के पास कोई जानकारी हो तो अवश्य बताइए। तब दरबार का सबसे स्वस्थ कारिंदा बोला, महाराज, मैं भी एक बार बहुत बीमार हो गया था। वैद्य की चिकित्सा का मेरे रोग पर कोई असर नहीं हुआ। तब मेरे शिकारी मामा ने मेरे लिए शेर के दूध की व्यवस्था की। बाघ का मांस घिसकर शेर के दूध में सुबह शाम चटाया गया, जिससे मैं फिर से सेहतमंद हो गया। महाराज में एक अजीब सी उत्सुकता पैदा हो गई। उन्होंने पूछा, मगर शेर का दूध और बाघ का मांस आएगा कहाँ से? तभी एक दरबारी ने कहा, महाराज, ये काम तो कोई सूझबूझ वाला आदमी ही कर सकता है। दूसरे ने कहा, दरबार में गोनू झा से अधिक सूझबूझ वाला व्यक्ति और कोई नहीं है। महाराज को भी यह बात ठीक लगी। वे गोनू झा की प्रतीक्षा करने लगे। गोनू झा जैसे ही दरबार में आए, वैसे ही महाराज ने उन्हें आज्ञा दी,
पंडित जी, मेरे लिए प्रतिदिन 1 गिलास शेर के दूध की व्यवस्था करें और हो सके तो थोड़े से बाघ के मांस की भी। गोनू झा अचरज में पड़ गए और कुछ कहना चाहा, मगर महाराज ने उन्हें कहा, अगर मगर कुछ भी नहीं, यह व्यवस्था आपको करनी ही पड़ेगी। गोनू झा चुप रह गए। कहते भी क्या, दरबार से लौटकर घर आए तो इन्ने से रहे। पंडिताइन ने उन्हें चिंतित देखकर पूछा कि आखिर बात क्या है, तो उन्होंने पूरी बात बता दी। पंडिताइन ने उन्हें कहा कि वे चिंतित नहीं हों, सामान्य रहें, आज रात में ही वो खुद इस समस्या का निदान कर देगी। गोनू झा ने पूछा भी कि मगर कैसे, तो पंडिताइन ने उन्हें कहा कि इसकी चिंता वे नहीं करें कि कैसे, बस कल से प्रसन्नचित होकर समय पर दरबार जाएं। इसके बाद गोनू झा को भोजन करा लेने के बाद पंडिताइन एक थापी और गंदे कपड़ों की एक पोटली लेकर राजमहल के सरोवर पर पहुंच गई। महाराज के कमरे के निकट पड़ने वाले सरोवर के घाट पर बैठकर वो जोर जोर से कपड़ा थापी से पीटने लगी। थापी की आवाज से महाराज की नींद खुल गई और उन्होंने पंडिताइन को पकड़वाकर अपने पास बुलवा लिया। पंडिताइन को देख महाराज अचरज में पड़ गए और पूछा, क्या बात है? इतनी रात को आप राज सरोवर में कपड़ा धो रही हैं? पंडिताइन ने जवाब दिया, महाराज, दरबार से लौटते ही पंडित जी ने एक बच्चा जना है। उनकी तीमारदारी के बाद गंदे कपड़े धोने इस समय यहाँ आ गईं। महाराज चकराए, अरे क्या बोल रही हैं आप? मर्द भी कहीं बच्चा देता है? असंभव। तपाक से पंडिताइन ने कहा, जब शेर दूध दे सकता है तो मर्द बच्चा क्यों नहीं पैदा कर सकता? पंडिताइन की बात सुनकर महाराज लज्जित हुए। दूसरे दिन दरबार में उन दरबारियों की शामत आ गई जिन्होंने शेर के दूध की सलाह दी थी। उनकी हालत देखकर गोनू झा मन ही मन हंस रहे थे। गोनू वृद्ध हो चले थे। महाराज के दरबार में वे एक हस्ती बन चुके थे। एक दिन महाराज ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर एक आयोजन किया। वृहद आयोजन था ये। ऐसे आयोजनों को गोनू झा व्यर्थ मानते थे। भोज के बाद गोनू झा ने विनयपूर्वक महाराज से पूछा, महाराज, इस आयोजन पर कितना व्यय हुआ? महाराज ने सरलता से उत्तर दिया, यही कोई 10,000। गोनू झा ने उनसे कहा, महाराज, मैं वृद्ध हो चला हूँ, कभी भी यह मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाएगी। तब क्या आप मेरे श्राद्ध के लिए इतनी ही बड़ी राशि मेरे परिवार के लोगों को दे सकेंगे? महाराज द्रवित हो उठे। उन्होंने कहा, पंडित जी, ऐसी बातें न करें, आप जिए और हमारे राजकाज में अपना सुझाव देते रहें। गोनू ने उनसे कहा, महाराज, आप मेरे प्रश्न को टाल रहे हैं। महाराज थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहा, मेरा वादा है पंडित जी, यदि ऐसा हुआ तो 10,000 अविलंब आपके परिजनों तक भेजने की व्यवस्था हो जाएगी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही अपने भाई भोनू झा के साथ गोनू झा नदी किनारे पहुंचे। नदी में बाढ़ आई थी और पानी की तेज धारा किनारे की मिट्टी का कटाव कर रही थी। भोनू झा कटाव देखने में मग्न थे। गोनू झा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर पानी में उछाल दिया और खुद को पेड़ की ओट में छुपा लिया। भोनू झा ने छपाक की ध्वनि सुनी, फिर अपने पास भाई को नहीं पाकर बेचैन होकर इधर उधर देखने लगे। जब उन्हें गोनू झा दिखाई नहीं पड़े तो उन्होंने मान लिया कि गोनू झा को नदी ली गई है। वे विलाप करते हुए अपने घर लौट आए। घटना की जानकारी मिलने पर घर में मातम छा गया। घटना की जानकारी महाराज को भी मिली तो उन्होंने गोनू झा के श्राद्ध के लिए 10,000 रुपये राजकोष से अविलंब उनके परिजनों को सौंपने का निर्देश जारी कर दिया। महाराज के निर्देश के बाद खजांची का एक अर्दली गोनू झा के घर भेजा गया कि कोई आकर रुपए ले जाए। गोनू झा की पत्नी ने अपने पुत्र को भेजा। पुत्र ने शीघ्र पैसे प्राप्त करने के लिए खजांची को 1,000 रुपये देने का प्रलोभन दिया। बात बन गई। आनन फानन में खजांची ने गोनू झा के पुत्र को 9,000 रुपये थमाए और एक कागज बस सजाते हुए कहा कि इस कागज पर कोष मंत्री के मुहर लगवा लो। गोनू झा के पुत्र से मंत्री जी ने भी मुहर लगाने के लिए 1,000 रुपये ले लिए। फिर गोनू झा के पुत्र ने भी शेष रुपयों में से 1,000 रुपये निकालकर अपनी दूसरी जेब में रख लिया और घर पहुंचकर अपनी मां को 7,000 रुपये दिए। गोनू झा की पत्नी ने भी सोचा कि अब तो स्वामी रहे नहीं, सामने पड़ी है पहाड़ जैसी जिंदगी, कुछ पैसे दुर्दिन के लिए बच जाए तो अच्छा। उसने इन 7,000 रुपयों में से 3,000 अपनी साड़ी के खूंट में बांधा और 4,000 रुपये भोनू झा को थमा दिए और कहा,
कि अपने भैया का श्राद्ध ठीक तरह से करो। भोनू झा भी कम न थे। उन्होंने सोचा कि जाने वाला तो जा चुका, अब उसके नाम पर दिखावे में फिजूल खर्ची करना व्यर्थ है। उसने 2000 रुपये अपनी जेब में रखे और 2000 में श्राद्ध के कर्मकांड निपटा लिए। इसके 2 दिन बाद ही गोनू झा दरबार में उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर महाराज सहित सभी दरबारी हतप्रभ रह गए। तब गोनू झा ने महाराज को बताया, मरने के बाद कोई भी अपना नहीं रह जाता। महाराज, आपने तो 10,000 श्राद्ध के लिए देकर अपना वचन पूरा किया, लेकिन खजांची, मंत्री, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी और मेरे भाई ने जो किया वो आंखें खोल देने वाली घटना है। मैंने मरने का स्वांग रचने से पहले तय कर लिया था कि राज्य के उच्चस्तरीय प्रशासन में घुस आए इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करके रहूंगा। मुझे बहुत पहले से इस बात की खबर थी कि मंत्री और खजांची क्या गुल खिला रहे हैं, इसलिए मैंने निजी तौर पर गुप्तचर लगा दिए थे। श्राद्ध के नाटक के दौरान मुझे एक एक घटना की जानकारी मिलती रही। फिर उन्होंने अपने मरने के नाटक का भी खुलासा महाराज के सामने किया और कहा, महाराज, सत्ता जब भ्रष्ट हो जाती है तो जनता भी भ्रष्ट हो जाती है। अब हमें स्वच्छ प्रशासन के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। महाराज ने तत्काल प्रभाव से मंत्री और खजांची को बर्खास्त कर उन्हें कारागार में डाल दिया। जब गोनू झा अपने घर गए तब उनके पुत्र, पत्नी और भाई ने उनके पैर पकड़ लिए और बिलक बिलक कर रो पड़े। तब गोनू झा ने सबको सीने से लगाकर कहा, पश्चाताप से आत्मा पवित्र होती है। भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ।